जो इमोशन अनप्रोसेस्ड रह गए हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। कि बच्चा जब छोटा होता है और कभी मान लीजिए वो स्टेज पे गया और गाना गा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए उसको स्टेज पे रखा और उससे फंबल हो गया तो टीचर ने पकड़ के साइड पे कर दिया। व्हाट डिड ही, इट्स छोटा सा इवेंट है, हम सबके साथ होता होगा, लेकिन उस बच्चे ने उस मोमेंट पे क्या फील किया है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनोरमा द स्टोरी टेलर। एपिसोड 2 चाय विद पायल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ क्योंकि चाय विद पायल के बाद आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स भेजे ये जानने के लिए कि पायल कैसे माइंड, बॉडी एंड इमोशन पे काम करती है। सो लेट्स वेलकम पायल शर्मा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और सवाल पूछे। इट इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर अस, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जैसा कि सबने पूछा है माइंड, बॉडी, इमोशंस के बारे में, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन डिटेल। सो हमारा माइंड कैसे डेटा को कैप्चर करता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वही मेमोरी को क्रिएट करता है। सो हम जैसे यहाँ बैठे हैं, सो हमारे पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं। मैं ये आवाज़ सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, क्या है यहाँ सेटअप लगा है ये देख पा रही हूँ, एंड प्लस मैं कुछ फील कर रही हूँ। सो ये सब कंपोनेंट्स मिला के हमारी मेमोरी का क्रिएशन होता है। लेकिन वो डेटा जाता कैसे है रिपोजिटरी में, ये एक प्रोसेस है इन इटसेल्फ। सो हमारा माइंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज़ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस पार्ट माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो इस टाइम पे एक्टिव है, एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ द रिपोजिटरी, मीनिंग जो भी डेटा कॉन्शियस माइंड कैप्चर करता है वो एक लिमिट के बाद उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है एंड वहाँ पे वो डेटा स्टोर होता चला जाता है। सो जब से हम कंसीव किए गए हैं उस टाइम से लेकर अब तक का सारा डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो जो सारा डेटा स्टोर हुआ है अगर हम देखें तो वो सारा हम पे इम्पैक्ट नहीं करता है। जो इमोशन अनप्रोसेस्ड रह गए हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। अब अनप्रोसेस्ड इमोशन कौन सा है? तो जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं मान लीजिए एक ही पोजीशन में बैठी रहूँ ऐसे, तो हो सकता है मेरा घुटना दर्द करेगा और वो एक सिग्नल भेजेगा मेरे माइंड ब्रेन को कि ओहो दिस इज़ पेनिंग, एंड मैंने उसको वापस ऐसे रेस्ट कर दिया। दैट मीन्स वॉट एवर वॉज दैट पेन और वॉट एवर इज बींग एड्रेस्ड एंड दैट्स टेकन केयर ऑफ। सो नाउ दिस इज प्रोसेस्ड। जो चीज़ मैंने प्रोसेस नहीं की, मान लीजिए मुझे थप्पड़ मारा गया या मुझे डांटा गया या मुझे अप्रिशिएट किया गया, अगर वो इमोशन इम्पॉर्टेंट है और अनप्रोसेस्ड रह गया है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा मेरी मेमोरी में। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया था, तो शायद आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, या कल ब्रेकफास्ट में भी क्या खाया था तो सोचना पड़ेगा एक बार। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके बर्थडे पे क्या बना था या आपकी एनिवर्सरी पे आपने स्पेशल क्या किया था, यू विल इमीडिएटली रिकलेक्ट। उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो आप लाइफ का, वो नॉर्मल डेज नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। सो हमारे जितने ज़्यादा अनप्रोसेस्ड इमोशन हमारे एनर्जी बॉडी में रहेंगे उतना ही हमारी एनर्जी बॉडी ब्लॉक होती चली जाएगी। तो अगर आप देखें कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटा है लेकिन उसके अंदर एनर्जी, बबलिंग एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई अनप्रोसेस्ड या ब्लॉक्ड इमोशंस बहुत कम होते हैं अगर एज़ कम्पेयर टू अस। तो उसकी एनर्जी, जो भी एनर्जी उसके पास है वो उसके पास डिस्पोजेबल एनर्जी है, मतलब वो काम कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ऐसे जितने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स हमारी लाइफ में होते चले जाएंगे उतना ही हमारी एनर्जी ब्लॉक होती चली जाएगी। एंड ये कारण है कि हमारा पूरा बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है, हमारी ब्रेथ शॉर्टन होनी शुरू होती है, हमें पेन्स होने शुरू होते हैं, हमें कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज़ होनी शुरू होती है। अब डिसऑर्डर किसको हो सकता है? जिसकी मेंटल बॉडी वीक है उसको डिसऑर्डर होगा, और जिसकी फिजिकल बॉडी वीक है उसको डिजीज़ होगी। सो इस तरीके से हमारा माइंड, बॉडी और इमोशंस काम करता है। थैंक यू सो मच पायल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे माइंड, बॉडी, इमोशन हमारी ज़िंदगी में काम करता है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि कोई इंसान रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, कैसे उसे पता चलेगा कि
उसको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसे आपके पास आने की ज़रूरत है, ये कैसे समझ में आएगा? जैसे कि आपने पूछा अबाउट कि कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द इमोशंस विच लाई अनप्रोसेस्ड इन अस। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से इमोशंस हमारे अंदर अनप्रोसेस्ड हैं, तो हम उनको अपने सिस्टम से निकाल पाएंगे एंड वी कैन गेट बैक टू दैट बबलिंग एनर्जी जो हमारे चाइल्डहुड में थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। नाउ इश्यूज़ हो कौन कौन से सकते हैं, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा? सो अगर हम देखें, बज़वर्ड क्या है? स्ट्रेस। सब बोलते हैं मुझे स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ व्हेन आई एम अनेबल टू हैंडल वट एवर इज़ गिवन टू मी। चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक ऑफिस गोइंग हो मैन या वुमेन, या फिर कोई एक हाउस होल्ड चलाने वाली लेडी हो। अब देखें कि ऑफिस में अगर सपोज़ मेरे पास 50 लोगों की टीम है और मुझे लगता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है उस टीम को हैंडल करने के लिए, देन आई माइट फील स्ट्रेस्ड। आई कुड हैव द कैपेबिलिटी, लेकिन मेरे को फीलिंग ऐसी आती है कि मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ। So these are two different issues. One is actually a capability issue that I have not been trained to handle 50 people and their expectations, and hence I feel no, I am not capable. And other could be I have the capability but yet I feel that I don't have the capability. So ये different issues हैं। तो हमको दोनों different तरीके से डील करने होंगे। सेकेंड हो सकता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा जो कलीग है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, मुझे कम अप्रिशिएट किया जाता है, तो मुझे शॉर्ट चेंज्ड फील होता है या मुझे लैक ऑफ अप्रिसिएशन फील होता है। या फिर कि प्रमोशन की बात आए तो शायद मैं एक फ़ीमेल हूँ जैसे, तो मुझे ये लगे ओहो मेरे मेल कलीग है उसको ज़्यादा प्रमोशन दिया गया, ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया गया, तो मेरा जेंडर बेस्ड बायस हो सकता है। वो एक कॉज हो सकता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस कुड बी दैट आई एम ट्रैवलिंग से 50 किलोमीटर्स एवरी डे। मैं घर का काम करती हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस जाती हूँ, तो मैं फिजिकली टायर्ड हो जाती हूँ, मेंटली टायर्ड हो जाती हूँ, बिकॉज ऑफिस में मैं खुश नहीं हूँ और मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, तो एक्चुअली में फिजिकल स्ट्रेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है। तो ये एक कारण हो सकता है कि मैं किस तरीके से उसको हैंडल करूँ, राइट। रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरे हस्बैंड से या मेरे बच्चे से या मेरे इवन सबॉर्डिनेट से या किसी से भी, हेल्पर्स से, और वो फुलफिल नहीं होती, तो मुझे लगता है ओहो आई एम स्ट्रेस्ड। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन द मोमेंट आई फील कि मेरे पास मेरी को जो प्लेट में दिया जा रहा है वो मेरी क्षमता से ज़्यादा है, देन आई विल फील स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड। सो उस ओवरवेल्म को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ओवरवेल्म जो आ रहा है, ये जो स्ट्रेस आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, इसका रूट क्या है। द मोमेंट वी गो ऑन टू द रूट ऑफ दैट स्ट्रेस, वी कैन ground it, we can let go of that our system and then we can begin to feel that. So यही कारण है कि हम उन स्ट्रेसर्स को अपने जैसे जैसे एनर्जी सिस्टम से निकालते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेंट फील करेंगे। अमेजिंग पायल, इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से, इतनी क्लैरिटी के साथ आपने एक्सप्लेन किया। और एक वर्ड तो जैसे बस मेरे दिमाग में अटक ही गया, अनप्रोसेस्ड इमोशन। मेरे ख्याल से सभी लोग इससे रिलेट करेंगे, बिकॉज वी ऑल हैव समथिंग जो हमें महसूस तो होता है, बार बार होता है। जैसे जब हमने ये 21 डेज़ का प्रोग्राम आपके साथ शुरू किया, तो हमने शुरुआत तो करी थी अबंडेंस से, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया कि बचपन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं और जो रिलेटेड हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल कि ये भी कोई इशू है। लाइक जो मैंने देखा, या मतलब हमने मिलके देखा, हमने देखा कि जो एब्यूज़ बचपन में मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं छोटी थी, वो किस तरीके से मुझे पूरा फ्लरिश ही नहीं होने दे रहा है। बार बार मतलब मैंने तो वो एक्सपीरियंस किया और उसको कहीं जा कर के दफन कर दिया ताकि मुझे दोबारा कभी दिखाई ना दे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो बार बार ऐसे निकल कर आ रहा है, लेकिन उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जब बचपन में मार खाई थी, जब किसी ने कहा था दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो बात मुझे लग रहा था, या मुझे लगता है बहुत से लोगों को लगता होगा कि वो बचपन की बात है, वो हो गई, वो ख़त्म हो गई है।
लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है, वो दफन हो जाती है और वो हमारी ज़िंदगी में एज अ हिंड्रेंस निकल कर सामने आती है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसमें थोड़ा सा और रोशनी डालें। आपने जो बोला मनोरमा वो बिल्कुल सही है, और एक्चुअली इस सवाल के अंदर 3 सवाल जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनप्रोसेस्ड इमोशन के बारे में। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए कि बच्चा जब छोटा होता है और कभी मान लीजिए वो स्टेज पे गया और गाना गा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए उसको स्टेज पे रखा और उससे फंबल हो गया, तो टीचर ने पकड़ के साइड पे कर दिया। व्हाट डिड ही, इट्स छोटा सा इवेंट है, हम सबके साथ होता होगा, लेकिन उस बच्चे ने उस मोमेंट पे क्या फील किया है? क्या उसके अंदर स्टेज फ्राइट आ गया है? क्या उसके अंदर ये फीलिंग आ गई है दैट नो आई एम नॉट गुड इनफ एज कम्पेयर टू दीज चिल्ड्रन? तो मे बी उसने उसको पहली बार एक्सपीरियंस किया, बट ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट। अगली बार सपोज मम्मा ने बोला तुमसे नहीं होगा, उसने गाना गाया, फंबल किया, मम्मा ने भी बोल दिया या टीचर ने ही दोबारा बोल दिया, या फिर कि स्कूल के दूसरे इवेंट में टीचर ने बोला नहीं ये फंबल कर देता है, इसको साइड पे रखना, दूसरे वाले को जिसने पहले। नाउ दैट इज अगेन रीइंफोर्स्ड कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं गा सकता, दीज आर बेटर। नाउ ये एक पैटर्न बनता चला जाएगा उसके अंदर, जो वो बिलीफ है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ये रीइंफोर्स होता चला जाएगा, क्योंकि अब उसके पास एक बेस है जस्टिफाई करने के लिए। सो द मोमेंट मम्मा बोलेगी तुम ये नहीं कर पाओगे, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? ओहो, बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ आई कैन नॉट डू दिस। सो नाउ दिस हैज बिकम अ स्पाइरल। ही इज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ बिलीफ दैट आई एम नॉट गुड इनफ। सो जैसे ही नेगेटिव कोई भी बाहर से एक एनर्जी आई उसकी तरफ, या एक डायलॉग आया, या टीचर ने कुछ बोला, फादर ने कुछ बोला, किसी ने भी कुछ बोला, उसका ये बिलीफ रीइंफोर्स होता चला जाएगा, एंड दैट विल देन लीड टू मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टेज फ्राइट तो पहले ही डाल दिया गया था, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज हाउ द पैटर्न्स गेट फॉर्म्ड इन आवर लाइफ्स। अबंडेंस और मनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। मनी के बारे में अगर हम देखें तो हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये किया जाता है, अरे पैसे पेड़ों पे थोड़ी उगते हैं, बहुत कॉमन बिलीफ है, और यही हमारे अंदर डाला जाता है, या पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। सो ये इस तरीके के बहुत सारे मनी को रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस हैं और नेगेटिव बिलीव्स हैं आई वुड से। तो इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्यों, ताकि हम जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट उतना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। अबंडेंस जो है वो एक माइंडसेट है, जिसके बारे में मैं कभी और डिटेल में बात करूँगी कि अबंडेंस मनी से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ अ फीलिंग, इट इज़ हाउ वी डेवलप अ माइंडसेट ऑफ हैविंग सो मच। सो वो एक बहुत अलग से मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस विच वी कैन जनरेट। सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। जो तीसरी आपने बात की अबाउट अब्यूज़, yes, the moment a child experiences any kind of abuse, अगर आप सोचें कि मैं सपोज आपका हाथ जोर से पकड़ लूँ, सो योर बॉडी विल जर्क, लाइक ऐसे हम एक झटका खाएंगे। अगर मैं आपसे शायद 10 दिन बाद पूछूंगी तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे, उस जर्क को महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन उस मोमेंट पे आपने वो जर्क महसूस किया था। सो अगर एक जर्क के लिए वो बॉडी एब्जॉर्ब कर गई, तो अब्यूज़ के लिए देखिए कितना बड़ा वो इमोशन है। तो उस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी तो नहीं है, और ना उसको इंडियन एनवायरनमेंट में उतना सपोर्ट दिया जाता है कि वो उसको हैंडल कर पाए। तो उसके पास क्या तरीका बच जाता है? वो उसको दबा देता है। तो इट्स लाइक बिल्कुल उसको गड्ढे के अंदर ऐसे गड्ढे में डाल दो जहाँ की एक्सेस ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो इट्स लाइक अ ब्लैक होल हमने क्रिएट कर दिया। अब ऐसे कितने ब्लैक होल्स हो सकते हैं? या जब एक छोटे से इवेंट का, एक जर्क का इम्पैक्ट है, तो इतने बड़े इवेंट का क्या इम्पैक्ट नहीं होगा? सो दिस इज व्हाट इट इज। वेरी वेल सेड पायल। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है कि कैसे अनप्रोसेस्ड इमोशंस और कैसे ये जो भी आपने बताया वो सब हम कैसे उससे डील करते हैं या कैसे करते हैं। लेकिन मैं ये दोबारा से जो ये 21 डेज़ का है उसको रीइंफोर्स करना चाहूँगी। इट्स अ अमेजिंग प्रोग्राम, और मुझे तो उसका मतलब 100% भी कम है ये कहना कि मैंने उसका 100% बेनिफिट लिया है।
लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में हल्का और खाली महसूस कर रही हूँ। और अच्छा इसलिए भी बहुत ज़्यादा लग रहा है बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। मुझे इतना सा भी क्लू नहीं था कि ये सब निकाला जा सकता है। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोग्राम के बाद आप लाइटर फील कर रहे हो। सो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि बचपन में सीड्स डाल दिए जाते हैं। ये पैटर्न्स का डेवलपमेंट अगर हम बोले कि सीड्स हैं तो एक्चुअली सीड्स नहीं है, वीड्स हैं। तो अगर मैं एक ग्राउंड हूँ या मैं एक पॉट हूँ तो और अगर मेरे अंदर से 1000 से वीड्स हैं और मैं धीरे धीरे करके इस प्रोसेस के ज़रिए हम उन वीड्स को निकालते चले जाएंगे तो वो जो ग्राउंड है जहाँ मैं ग्रो कर रही हूँ ऑब्वियसली उसके अंदर से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जो सारे वीड्स जो एनर्जी खा रहे थे वो तो सब खत्म हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई you begin to feel lighter, you begin to feel more vibrant, because जो energy वो weeds ले जा रहे थे वो तो हमने सब weed out कर दिया। So now what you have is all positive, whatever helps you to grow, and obviously in that environment anybody would thrive, and that is what is the purpose of this program कि आप जहाँ पे भी हैं उससे आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं, एम्पावर कैसे हों, that is the purpose. So that's it. So let's thrive. अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है पायल से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।